बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन और अपनी स्टडीज़ पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे होंगे। तो बच्चों, हम अपना चैप्टर नंबर 8 बायो एनर्जेटिक्स को पढ़ रहे थे। तो आज का जो हमारा लेक्चर है ना, वो है सेलुलर रिस्पायरेशन के ऊपर, जिसमें हम सेलुलर रिस्पायरेशन को डिस्कस करेंगे। तो ये थोड़ा सा ना कॉन्सेप्चुअल टॉपिक है और इसको आपको अच्छे तरीके से समझने की ज़रूरत है। तो आपने इस लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। मैं इस पूरे लेक्चर के अंदर ही, इसी लेक्चर के अंदर मैं आपको इसके सेलुलर रिस्पायरेशन की एक्सप्लेनेशन, उसकी टाइप्स, मैकेनिज्म, सब कुछ जो है, जो उनके स्टेप्स हैं, फेजेस हैं, वो सब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी सीक्वेंस से, बारी बारी। तो आपने इस पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से सुनना है। अच्छा, अब सेलुलर रिस्पायरेशन जो है ना, देखिए हम क्या कहते हैं, हम जो सांस लेना, यानी कि जो एक हमारे पास होती है ब्रीदिंग। ब्रीदिंग का मतलब होता है सांस लेना, यानी ब्रीदिंग एक नॉर्मल प्रोसेस है जिसके अंदर हम जो है वो ऑक्सीजन लेते हैं अपनी बॉडी के अंदर और कार्बन डाइऑक्साइड को क्या कर देते हैं, रिलीज कर देते हैं। ये जो प्रोसेस है ना, ये क्या है, ब्रीदिंग है। लेकिन हम क्या डिस्कस करने जा रहे हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन, जिसमें सेल्स भी इन्वॉल्व हैं और रिस्पायरेशन हो रही है। सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर क्या होता है कि हमने जो ऑक्सीजन ली है ना ब्रीदिंग से, यानी सांस ली, उससे जो हमारी बॉडी में के अंदर ऑक्सीजन आई है, तो उस ऑक्सीजन को यूज करते हुए एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है बॉडी के अंदर। और कौन करते हैं वो एनर्जी प्रोड्यूस, सेल्स प्रोड्यूस करते हैं। तो सेलुलर रिस्पायरेशन के अंदर ना सेल्स भी इन्वॉल्व होते हैं। तो ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू ऑर्गेनिजम्स जो है वो क्या करते हैं, वो एनर्जी लेते हैं। किस तरह से एनर्जी लेते हैं कि उनका जो फूड है, फूड क्या है, मेनली जो फूड है वो क्या है, ग्लूकोज है। हमने पिछले, जो इससे प्रीवियस लेक्चर था फोटोसिंथेसिस, उसके अंदर हमने क्या डिस्कस किया कि प्लांट्स जो है वो फोटोसिंथेसिस से किस तरह से ग्लूकोज बना रहे हैं, जो कि फूड है। अब वही फूड जो है वो हम लेते हैं प्लांट से, जब हम खाते हैं, क्योंकि हम तो ऑटोट्रॉफ्स है ना, हम खुद अपना फूड नहीं बना सकते, हम दूसरे एनिमल्स पर या प्लांट्स पर डिपेंड करते हैं अपने फूड के लिए। तो जो हमने पिछले लेक्चर में प्लांट देखा कि प्लांट्स ने ग्लूकोज बनाई फोटोसिंथेसिस से। अब क्या है कि ये उसी ग्लूकोज से जब हम फूड लेते हैं तो हमारे अंदर वही ग्लूकोज आई ना प्लांट से। तो हम उससे जो है वो एनर्जी कैसे मिलती है हमारी बॉडी को, यानी फूड से एनर्जी कैसे मिलती है बॉडी को, ये मेन जो है ये बात है। अच्छा, अब देखिए, जो फूड है ना, जो ग्लूकोज है, उसका ये हमने फॉर्मूला जो है वो पढ़ा हुआ है चैप्टर नंबर 6 बायोमोलिक्यूल्स के अंदर। हमने ये ग्लूकोज का स्ट्रक्चर जो है वो डिस्कस किया हुआ है बहुत अच्छे तरीके से, डिटेल से। तो देखिए, ग्लूकोज के अंदर जो है वो 6 कार्बन होते हैं, 1 2 3 4 5 और 6 कार्बन एटम्स होते हैं। और इसके दरमियान में ना बॉन्ड्स होते हैं। देखिए, कार्बन और हाइड्रोजन के भी बॉन्ड्स हैं। अच्छा, कार्बन और हाइड्रोक्सिल के भी बॉन्ड्स हैं। कार्बन और ऑक्सीजन का भी बॉन्ड है और कार्बन और कार्बन के भी बॉन्ड्स इसके अंदर जो है वो पूरे मॉलिक्यूल के अंदर प्रेजेंट है। लेकिन हम मेनली जो है वो किस बॉन्ड को डिस्कस करते हैं, कार्बन एंड हाइड्रोजन बॉन्ड को। क्योंकि ये जो बॉन्ड है ना, ये जब टूटता है तो मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है, यानी सबसे ज्यादा एनर्जी इस बॉन्ड की, ये जो कार्बन और हाइड्रोजन के आपको इसके अंदर बॉन्ड नजर आ रहे हैं ना, इनके टूटने से जो है वो सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है। तो जो ऑक्सीजन हम लेते हैं ना, सांस लेते हुए जो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर आती है, वो ऑक्सीजन क्या करवाती है, वो ही जो है वो ग्लूकोज के साथ मिलकर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स की जो है वो ब्रेकिंग करवाती है। क्या हमारे पास जो है वो फोटोसिंथेसिस, इसका रेस्पिरेशन का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6, यानी कि ये ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है ना। अच्छा, इसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन ऐड हो जाएगी। ऑक्सीजन के ऐड होने से क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, जो कि बॉडी से रिलीज हो जाता है। साथ में हमारे पास जो है वो वाटर भी बनता है और उसके साथ साथ जो है वो एटीपी के मॉलिक्यूल्स भी बनते हैं, यानी कि एनर्जी भी जो है वो जनरेट होती है। अगर आप लोग नोटिस करें ना, तो ये बिल्कुल जो हमने फोटोसिंथेसिस का फॉर्मूला पढ़ा है ना, ये उसका ऑपोजिट है। उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और लाइट एनर्जी थी ना, यहाँ पे तो एटीपी बन रहे हैं ना बॉडी के अंदर, लेकिन वहां पे लाइट एनर्जी थी और वो मिल के ग्लूकोज बना रही थी और साथ में ऑक्सीजन बॉडी से रिलीज हो रही थी। लेकिन ये जो है वो उसका ऑपोजिट है, बिल्कुल मतलब उसी का इन्वर्स हो गया कि वहां पे ग्लूकोज बन रही थी, यहाँ पे ग्लूकोज ही यूज हो रही है और ऑक्सीजन भी वहां पे रिलीज हो रहा था, यहाँ पे ऑक्सीजन भी यूज हो रही है। और एंड में बन क्या रहे, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, जो कि वहां पे यूज हो रहे थे। अच्छा, अब क्या होता है यहाँ पे कि इस मकसद के लिए हमारी बॉडी के अंदर क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है फूड की सेल्स के अंदर। अब ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है, अच्छा मैंने ना, जब हमारा चैप्टर ये शुरू हुआ था तो मैंने आपको ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन के बारे में बताया था, जिसमें मैंने आपको बताया था कि ऑक्सीडेशन का मतलब हमारे पास होता है कि लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी किसी भी जो है कंपाउंड में से, किसी भी मॉलिक्यूल में से जब इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं तो हम कहते हैं इसकी ऑक्सीडेशन होगी है। अच्छा, लेकिन इलेक्ट्रॉन्स के अलावा और भी ऑक्सीडेशन के प्रोसेसेस हैं। अगर हाइड्रोजन निकल जाएगा ना किसी मॉलिक्यूल में से, तब भी हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। अच्छा, लेकिन अगर उसके अंदर जो है वो ऑक्सीजन एंटर हो जाता है, यानी ऑक्सीजन जो है वो उसको मिल जाता है,
तब भी हम कहते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो गई है। तो ये तीनों जो है ये ऑक्सीडेशन की डेफिनेशन, अगर किसी मॉलिक्यूल के अंदर ये आप अपने पास लिख लें, और रिडक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट है। यहाँ पे रिडक्शन नहीं डिस्कस हुआ हुआ, लेकिन ये भी आप याद रख लें कि रिडक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट है। रिडक्शन में जो है वो इलेक्ट्रॉन मिलेगा तो रिडक्शन होगी, हाइड्रोजन मिलेगा तो रिडक्शन होगी, और ऑक्सीजन लॉस होगा तो रिडक्शन होगी। रिडक्शन जो है वो इसके ऑपोजिट है। तब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि सेल्स के अंदर फूड की क्या होती है, ऑक्सीडेशन होती है। देखिए ना, फूड को ऑक्सीजन एंटर हुई है तो ही फूड की ऑक्सीडेशन हुई है ना, ऑक्सीजन के एंटर होने की वजह से। फिर उसके कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है वो टूटेंगे एनर्जी रिलीज करने के लिए, तो हाइड्रोजन भी निकल जाएगा, तो हाइड्रोजन का भी लूज हो रहा है। तो ये दोनों चीजें इसके अंदर हो रही हैं ऑक्सीडेशन के अंदर। उसके अलावा इलेक्ट्रॉन्स भी उसमें से रिलीज हो जाते हैं। लेकिन ना, जरूरी नहीं है कि ये तीनों हो तो ही हम क्या ऑक्सीडेशन होती है। अगर किसी में सिर्फ ऑक्सीजन एंटर हो रही है तब भी हम कहेंगे इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। अगर किसी मॉलिक्यूल में से सिर्फ हाइड्रोजन लूज हो रही है तब भी हम कह सकते हैं कि इसकी ऑक्सीडेशन हो रही है। लेकिन इस केस में तो ये तीनों ही चीजें जो है वो फुलफिल हो रही हैं। तो ये जो फूड की ऑक्सीडेशन होती है ना, फूड क्या है, ग्लूकोज है, तो उसकी जो ऑक्सीडेशन हो रही है तो उसे हम क्या कहते हैं, सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं। तो ये जो है ना वो आपकी सेलुलर रिस्पायरेशन की डेफिनेशन है, जो कि आपने एज इट इज याद करनी है। और मोस्ट कॉमन फूड क्या है जिससे एनर्जी मिलती है, वो है ग्लूकोज। अच्छा, अब आगे जो है ना वो मेन बात शुरू हो रही है कि हमारे पास जो रिस्पायरेशन है उसकी दो टाइप्स हैं। एक होती है एरोबिक रिस्पायरेशन और एक होती है एनारोबिक रिस्पायरेशन। क्योंकि रिस्पायरेशन जो है वो दो तरह से होती है, या तो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में हो सकती है जिसमें ऑक्सीजन जो है वो प्रेजेंट होगी, या फिर जो है वो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होती है। तो जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होती है उसे एरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। जैसे नॉर्मली हम जब सांस लेते हैं तो हम एरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू सांस लेते हैं। और उसके अलावा जो है कुछ बहुत पुराने ऑर्गेनिजम्स थे जब हमारी अर्थ पे जो है वो ऑक्सीजन नहीं होती थी, बहुत पुराने बैक्टीरियाज़ वगैरह, कि उस टाइम पे ना ऑक्सीजन नहीं थी अर्थ पे, तो उन्होंने सांस लेने के लिए एक दूसरा प्रोसेस बना लिया है, एनर्जी के लिए, रिस्पायरेशन के लिए। तो वो बगैर ऑक्सीजन के जो है वो रिस्पायरेशन कहते थे, उसे क्या कहते हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन कहते हैं। तो हमारे पास दो तरह की रिस्पायरेशन है, और अभी भी कुछ बैक्टीरियाज, यीस्ट वगैरह जो है वो ऐसे हैं जो एनएरोबिक रिस्पायरेशन के थ्रू ही एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं अपनी। तो हमारे पास जो रिस्पायरेशन की दो टाइप्स हैं, एक एरोबिक रिस्पायरेशन और एक एनएरोबिक रिस्पायरेशन। सबसे पहले हम यहाँ पे ना एरोबिक रिस्पायरेशन को देख लेते हैं कि वो क्या होती है, और उसके बाद एनारोबिक को नेक्स्ट पेज पे देखेंगे। एरोबिक रिस्पायरेशन जो है ना, ऐसा प्रोसेस है जिसके जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होते हैं। बस ये इसकी डेफिनेशन है कि जो रिस्पायरेशन का प्रोसेस ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है ना, उसे हम कहते हैं एरोबिक रिस्पायरेशन। अच्छा, अब यहाँ पे क्या पॉइंट है कि एरोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है कि कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाती है ग्लूकोज की और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज होती है। कंप्लीट ऑक्सीडेशन का क्या मतलब है कि जितने भी ग्लूकोज के अंदर कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है ना, वो सारे के सारे बॉन्ड्स टूट जाते हैं, और उनके बॉन्ड्स के टूटने से जितनी भी एनर्जी रिलीज हो सकती है, सब एनर्जी रिलीज हो जाती है। यानी एक समझ लो किसी चीज की सारी एनर्जी को ना निचोड़ लिया जाता है। तो उसमें क्या होता है, कंप्लीट ऑक्सीडेशन होती है ग्लूकोज की ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। क्या होगा कि ग्लूकोज के सारे जो बॉन्ड्स है ना, कार्बन के और हाइड्रोजन की, आपको नजर आ रहे हैं, इसके अंदर जो है वो कार्बन और हाइड्रोजन के जितने बॉन्ड्स हैं, ये सब के सब बॉन्ड जो है ना कार्बन और हाइड्रोजन के, ये टूट जाएंगे और मैक्सिमम एनर्जी रिलीज हो जाएगी। अच्छा, अब ना एरोबिक रेस्पिरेशन के दो फेजेस हैं। कितने फेजेस हैं, दो फेजेस एरोबिक रिस्पायरेशन के। पहले फेज में, फेज क्या होता है, मरहला। पहले फेज में क्या होगा कि जो ग्लूकोज का मॉलिक्यूल है, कैसा मॉलिक्यूल है, 6 कार्बन वाला। ग्लूकोज के अंदर कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। क्या फॉर्मूला है इसका, C6H12O6। तो कितने कार्बन है, 6 कार्बन है। पहले फेज में क्या होगा कि जो ग्लूकोज के 6 कार्बन है ना, वो टूट जाएंगे और क्या बना देंगे, दो मॉलिक्यूल्स बना देंगे पायरुविक एसिड के, जो जिसके अंदर कितने कार्बन होंगे, 3 कार्बन होंगे। ये देखिए, पहला फेज, ये हमारे पास पहले फेज में ये होगा कि जो ग्लूकोज है ना, मैंने ऊपर जो आपको रिंग स्ट्रक्चर दिखाया था ना, ये नीचे इसका मैंने ये सिंपल स्ट्रक्चर खोल के लिखा हुआ है। तो ये इसके अंदर देखिए, आपको कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स जो है वो साफ साफ ये नजर आ रहे हैं, कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स है। अच्छा, अब पहले फेज में हमारे पास क्या होता है कि जो ग्लूकोज है ना, जिसके अंदर ये देखिए 1 2 3 4 5 6 कार्बन है, तो इसकी ब्रेक डाउन हो जाएगी, ग्लूकोज के मॉलिक्यूल की जो है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और क्या बना देगा, ये पायरुविक एसिड के दो मॉलिक्यूल्स बना देगा। और पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल के अंदर कितने कार्बन है, 3, 1 2 3 तीन तीन कार्बन वाले दो मॉलिक्यूल्स बना देगा, किसके, पायरुविक एसिड के। यानी ये भी एक पायरुविक एसिड है और ये भी एक पायरुविक एसिड है। तो ग्लूकोज की ब्रेक डाउन हो जाएगी, पहला फेज है ये, जिसमें दो पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल जो है वो बन जाएंगे।
फिर दूसरे फेज़ में हमारे पास क्या होगा कि पायरुविक एसिड की कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो जाएगी। यानी अब पायरुविक एसिड के अंदर भी जो कार्बन और हाइड्रोजन के बॉन्ड्स बच गए हैं ना, वो भी टूट जाएँगे और सारी की सारी एनर्जी जो है वो रिलीज़ हो जाएगी। तो ये 2 हमारे पास एरोबिक रेस्पिरेशन के फेजेज़ हैं। वो कह रहे हैं एनारोबिक प्रोसेस के अंदर जो है वो कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स बच जाते हैं, जो कि टूट नहीं पाते, क्योंकि एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं ना होती। एनारोबिक में ऑक्सीजन नहीं होती, तो जब ऑक्सीजन नहीं होती तो कार्बन और हाइड्रोजन के सारे बॉन्ड्स नहीं टूट पाते, ऑक्सीडेशन जो है वो कंप्लीट तरीके से नहीं हो पाती और बॉन्ड्स जो है वो अनब्रोकन रह जाते हैं। इस वजह से इसके अंदर जो है वो पूरी तरह से एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। नेक्स्ट हमारे पास जो स्टेप है ना वो क्या है, एनएरोबिक रिस्पायरेशन। एनएरोबिक रिस्पायरेशन को ना फर्मेंटेशन भी कहते हैं। यानी जब ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो ऑक्सीजन के बगैर, यानी ऑक्सीजन जब उनको नहीं मिलती तो ऑक्सीजन के बगैर ही एनर्जी प्रोड्यूस कर लेते हैं, तो उस प्रोसेस को क्या कहा जाता है, फर्मेंटेशन कहा जाता है। तो सेलुलर रिस्पायरेशन जो कि एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में होती है, यानी ऑक्सीजन के बगैर होती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे कहते हैं एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन के अंदर ये होता है कि ग्लूकोज इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं। क्यों इनकम्प्लीटली ऑक्सीडाइज होते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन ही नहीं होती, तो कंप्लीट ऑक्सीडेशन भी नहीं हो सकती, कार्बन हाइड्रोजन के बॉन्ड भी पूरी तरह से नहीं टूटते, तो कम एनर्जी रिलीज होती है, यानी पूरी तरह से एनर्जी रिलीज नहीं हो पाती। जो पहला फेज़ है ना, यानी पहला मरहला, पहला फेज़ जो है एनारोबिक रिस्पायरेशन का, वो बिल्कुल सेम है किसकी तरह है, एरोबिक रिस्पायरेशन की तरह। अब अगर आप सोचें तो पहला फेज़ क्या था एरोबिक रिस्पायरेशन का, जिसमें जो ग्लूकोज थी, जो हमने देखा है कि ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन हुई और 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बने। ये हमने देखा है ना कि ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स बनते हैं। तो ये पहला फेज़ है एरोबिक रिस्पायरेशन का। तो एनारोबिक में भी सबसे पहले यही होता है कि पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं, फिर उसके बाद आगे जो है वो प्रोसीजर होते हैं। अच्छा, इसमें ना मैं आपको एक एक्सप्लेन करती हूँ चीज़। ये देखें, ये हमारे पास ना ग्लूकोज है ना, ग्लूकोज से ही एनर्जी प्रोड्यूस होनी है, उसी के लिए ये सब कुछ हो रहा है। हमारे ग्लूकोज के अंदर ही ऑक्सीजन और एनर्जी रिलीज हो रही है। अब सबसे पहले क्या होता है कि ग्लूकोज जो है वो पायरुविक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, और इस स्टेप के लिए ना ऑक्सीजन नहीं चाहिए, ऑक्सीजन नहीं चाहिए इस स्टेप के लिए। ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट होने के लिए ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है। तो ये जो स्टेप है ना, यानी इसको हम कहते हैं कि ये फर्स्ट फेज है, और यही जो है वो एरोबिक रेस्पिरेशन का भी फर्स्ट फेज यही है और एनारोबिक का भी फर्स्ट फेज यही है, दोनों का फर्स्ट फेज यही है। लेकिन अब अगर पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिल जाती है, तो ऑक्सीजन के प्रेजेंस में वो क्या करवा देता है, एरोबिक रिस्पिरेशन करा देता है। अगर उसको ऑक्सीजन मिल जाती है तो वो एरोबिक रिस्पिरेशन करा देता है, और इन केस अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिलती, ऑक्सीजन एब्सेंट है, तो फिर वो क्या कर कौन से प्रोसेस की तरफ चला जाता है, एनारोबिक की तरफ। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि एरोबिक और एनारोबिक का फर्स्ट फेज जो है सेम है, और फर्स्ट फेज में ऑक्सीजन नहीं चाहिए। उसमें ग्लूकोज जो है सिंपली 6 कार्बन वाला ग्लूकोज जो है उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है, और 3 कार्बन वाला पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल हमारे पास जो है वो बन जाता है। तो फर्स्ट फेज जो है वो बिल्कुल सिमिलर है, हमारे पास मॉलिक्यूल ग्लूकोज का टूटता है और 2 मॉलिक्यूल्स बन जाते हैं पायरुविक एसिड के। लेकिन अब जो सेकंड फेज है, पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन नहीं मिली, तो उसका जो सेकंड फेज है वो क्या होगा, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन की तरफ चले जाएगा। और एनारोबिक रिस्पिरेशन के 2 रास्ते हैं, यानी 2 तरीकों से जो है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन होती है। एक हमारे पास है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, और एक होता है हमारे पास लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। ये दोनों आपने ना नाम याद रखने हैं। आपके पास फर्मेंटेशन के ऊपर नोट लिखने के लिए आ सकता है, फर्मेंटेशन की टाइप्स के ऊपर या एनारोबिक रेस्पिरेशन की टाइप्स के ऊपर। ये आपका ना पूरा टॉपिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, यानी आपको सेलुलर रेस्पिरेशन की डेफिनेशन भी आनी चाहिए। उसके बाद एरोबिक रेस्पिरेशन जो हमने पीछे पैराग्राफ किया उसके अंदर आपको उसकी डेफिनेशन और दोनों फेजेस का पता होना चाहिए कि दोनों फेजेस में क्या हो रहा है। फिर एनारोबिक रेस्पिरेशन की डेफिनेशन, फिर उसके फर्स्ट फेज जो है उसमें क्या हुआ, किस तरह से वो सिमिलर था इसके एरोबिक के, वो आपको फर्स्ट फेज के बारे में पता होना चाहिए। 2 फेजेस है ना, फर्स्ट फेज हमने देख लिया जिसमें ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बन गया। अब सेकंड फेज जो है वो हम पढ़ते हैं कि वो क्या होता है, और ये आपके पास ना आ सकता है लिखने के लिए नोट में एनारोबिक रिस्पिरेशन के ऊपर और उसकी टाइप्स के ऊपर, या वेज जो उसके रास्ते हैं, दो वेज है ना, यानी दोनों में से कोई भी एक तरीके से जो है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन हो सकती है। पहला है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में ना अब आप पहले यहाँ पे देखिए कि 2 हमारे पास इसी तरह से पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स है, और उनसे हमारे पास क्या बन गई है, अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड बन गई है। तो ये क्या है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और दूसरा लैक्टिक एसिड जो फर्मेंटेशन है ना, उसमें क्या बन जाएगा, लैक्टिक एसिड बन जाएगा। सिंपल सी बात है कि जो एनारोबिक रिस्पिरेशन में हमारे पास जो है वो पायरुविक एसिड जब उसके पास ऑक्सीजन नहीं होगी, तो वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करवाएगा। अब वो या तो एनारोबिक रिस्पिरेशन करवा के अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं, और या तो वो जो है वो एनारोबिक रिस्पिरेशन करवा के लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसको हम लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन कहते हैं। तो वो कह रहे हैं कि एनारोबिक रिस्पिरेशन जब बैक्टीरिया या यीस्ट वगैरह में होती है,
तो उस टाइम पे क्या होता है, जो हमारे पास कुछ बैक्टीरियाज़ हैं, कुछ यीस्ट वगैरह हैं, यीस्ट क्या होता है जो हमारे पास बेकिंग इंडस्ट्रीज़ और इन सब में जो है वो यूज़ हो रहे होते हैं, फर्मेंटेशन करवा रहे होते हैं। तो ये जो बैक्टीरिया और यीस्ट है ना, इसके अंदर क्या होता है कि जो पायरुविक एसिड है, ये ऑर्गेनिज़म्स हैं दोनों, इनके अंदर जो पायरुविक एसिड है ना, उसकी ब्रेकडाउन हो जाती है किसके अंदर, अल्कोहल के अंदर, C2H5OH अल्कोहल का फॉर्मूला। अल्कोहल क्या होता है, जिनके अंदर हाइड्रोक्सिल होते हैं जिन कंपाउंड्स के अंदर, उनको हम अल्कोहल कहते हैं। अल्कोहल और कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएंगे। इस तरह की जो रिस्पायरेशन है उसको हम क्या कहते हैं, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहते हैं। अच्छा, अब देखिए दो हमारे पास जो पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल्स हैं, C3H4O3 पायरुविक एसिड का ये फॉर्मूला है, ये आपने याद रखना है। ग्लूकोज का क्या था, C6H12O6। अब देखें यहाँ पे ना इसकी जो ब्रेकडाउन होगी तो कार्बन भी हाफ हो गए हैं, मॉलिक्यूल हाफ हो गया है ना, कार्बन भी यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 3 रह गए, ऑक्सीजन भी यहाँ पे 6 थे, यहाँ पे 3 रह गए। लेकिन अगर आप इसकी बात करें ना हाइड्रोजन की, तो वो यहाँ पे कितने रह गए, वो यहाँ पे ना 4 हैं, हाइड्रोजन जो है 4 है इनकी। अच्छा, अगर आप वैसे इस तरह से देखें ना, तो इसको अगर हम कंप्लीट करके लिखें, क्योंकि ये 2 है ना पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स, तो 3 2 बार क्या मतलब 3 2 ज़र क्या होता है हमारे पास 6 होते हैं ना, तो C6 हो जाएगा। अच्छा, ये 4 2 ज़र हमारे पास क्या होता है 8 होता है, तो H8 हो जाएगा, और 3 2 ज़र 6 होता है, तो O6 हो जाएगा। तो हमारे पास ये ग्लूकोज का पूरा फॉर्मूला जो वो कंप्लीट हो जाता है अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसको लिख दें। लेकिन फिर भी हाइड्रोजन हमारे पास जो है वो कम बनते हैं। ये क्यों कम बनते हैं, ये ना आगे मैं आपको दिखाऊंगी भी सही, जब हमारे पास जो है वो ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनते हैं, जो हम अगले पेज पे जब हम देखेंगे ना एरोबिक रिस्पायरेशन के स्टेप्स, हमारे पास जो NAD है ना, NAD, ये हमने फोटोसिंथेसिस में भी देखा है कि NAD जो हमारे पास एक कोएंजाइम होता है, निकोटिनामाइड एडेनिन डाइन्यूक्लियोटाइड, इसकी जो है ये किस में कन्वर्ट हो जाता है, NADH के अंदर, क्योंकि इसके अंदर जो है वो हाइड्रोजन ऐड हो जाती है, इसकी रिडक्शन हो जाती है। तो जब भी हमारे पास ये प्रोसेस हो रहा होता है ना, इसमें NAD NADH में कन्वर्ट हो रहा होता है, तो हाइड्रोजन आयंस जो है वो उसके अंदर चले जाते हैं, इसलिए यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो कम नजर आ रहे हैं। अच्छा, अब बस ये सिंपल है, पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाएगा, अल्कोहल के अंदर, C2H5OH। 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल से 2 ही अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स बनेंगे, और 2 ही कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स जो है वो इसमें से रिलीज हो जाएंगे। यहाँ पे जो साइड बॉक्स है ना, उसमें बताया हुआ है कि यीस्ट और बैक्टीरिया जो है ना, वो क्या करते हैं कि जो बेरीज हैं, बेरीज क्या है, जैसे कि स्ट्रॉबेरीज हैं, ब्लूबेरीज हैं, ब्लैकबेरीज हैं, इस तरह के जो हमारे पास फ्रूट्स हैं, उनके अंदर जो शुगर होती है उसको फर्मेंट कर देते हैं। जब भी बेरीज जो है ना वो कुछ ज्यादा टाइम तक लगे रहे अपने पौधे के ऊपर, तो उसके अंदर जो यीस्ट और बैक्टीरिया होते हैं वो क्या कर देते हैं, उसको फर्मेंटेशन उसकी करवा देते हैं, और किस में करवा देते हैं, उसकी फर्मेंटेशन अल्कोहल बना देते हैं। अच्छा, फिर अक्सर ये होता है कि बर्ड्स जो है ना वो उन बेरीज को खाते हैं, कि वो ज्यादा देर तक दरख्तों पे लगे रहते हैं, अगर उनको ना उतारा जाए, यानी हाँ, वैसे तो ह्यूमन्स उतार लेते हैं ना उनको, लेकिन अगर उनको ना उतारा जाए, बर्ड्स भी तो खाते होते हैं। तो जब बर्ड्स इस तरह की बेरीज खाते हैं ना, जो काफी अरसे से लगी और उसके अंदर पे यीस्ट और बैक्टीरिया जो है वो फर्मेंटेशन करवा देते हैं, यानी एनारोबिक रेस्पिरेशन करवा देते हैं। और एनारोबिक रेस्पिरेशन, ग्लूकोज है ना, प्लांट्स के अंदर ग्लूकोज है, प्लांट्स फूड किस फॉर्म में बना रहे हैं, ग्लूकोज की फॉर्म में। तो ग्लूकोज से ही तो ये अब अल्कोहल बनी, हमने पूरा स्टेप देख लिया कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, और पायरुविक एसिड को जब ऑक्सीजन नहीं मिली, तो जब ऑक्सीजन नहीं मिली, तो और बैक्टीरिया और यीस्ट जो वैसे भी क्या करते हैं, एनारोबिक रिस्पिरेशन ही करवाते हैं, तो वो किस में कन्वर्ट हो गया, अल्कोहल में। तो बर्ड्स जब इस तरह की बेरीज को खाते हैं ना, तो फिर ऐसा होता है कि वो जैसे थोड़ा थोड़ा नशे में नहीं होता इंसान की, कुछ ड्रिंक कर लिया और इस तरह वाली जो कंडीशन हो जाती है थोड़ी सी, तो वो उस तरह की कंडीशन में चले जाते हैं। और इस तरह की कंडीशन कैसे पता चलती है, उनके फ्लाइट पैटर्न से, क्योंकि जब वो उड़ रहे होते हैं तो वो थोड़े लड़खड़ा के उड़ रहे होते हैं, तो उनके फ्लाइट पैटर्न से जो है वो उनकी कंडीशन का अंदाजा हो जाता है। आगे हमारे पास आ जाती है लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी बहुत सिंपल है। इसमें क्या होगा कि जो 2 पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल्स है ना, वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, लैक्टिक एसिड के मॉलिक्यूल्स में। और साथ में ये जो है ना हाइड्रोजन, इनके अंदर 4 हाइड्रोजन के जो है एटम्स, वो भी क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो एनारोबिक रिस्पिरेशन जो है, जब भी वो स्केलेटल मसल्स में या ह्यूमंस के या फिर एनिमल्स के होते हैं, तो पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, उस टाइम पे लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाता है। जब भी ह्यूमन हम लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर रहे हो या बहुत कोई हैवी वर्क कर रहे हो, तो उस टाइम पे जो बॉडी के अंदर ऑक्सीजन होती है ना, क्योंकि ह्यूमंस तो एरोबिक रिस्पिरेशन करते हैं ना, हम लोग एरोबिक रिस्पिरेशन से सांस लेते हैं, ऑक्सीजन के थ्रू सांस लेते हैं। लेकिन जब भी कोई बहुत ज्यादा हैवी एक्टिविटी हो रही है, तो बॉडी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाती है, यानी उस प्रोसेस को पूरा करने के लिए बॉडी की जो ऑक्सीजन है वो कम पड़ जाती है। तो उस टाइम पे जो स्केलेटल मसल्स हैं वो किस तरफ चले जाते हैं, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं, और वो एनारोबिक रिस्पिरेशन से जो है वो प्रोड्यूस करते हैं एनर्जी। और उसमें क्या होता है कि पायरुविक एसिड किस में कन्वर्ट हो जाता है, लैक्टिक एसिड में। जब बैक्टीरिया और यीस्ट ने किया था, तो उन्होंने पायरुविक एसिड को किस में कन्वर्ट कर दिया था, अल्कोहल में।
लेकिन जब स्केलेटल मसल्स के अंदर हुई है एनारोबिक रिस्पिरेशन, तो उस टाइम पे जो है वो क्या हुआ है, पायरुविक एसिड किसमें कन्वर्ट हो गया, लैक्टिक एसिड के अंदर। और इसको हम क्या कहते हैं, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन भी हम इसको कहते हैं। ये 4 हाइड्रोजन एटम्स जो इसके अंदर से रिलीज़ हुए हुए थे ना, पीछे हमने देखा है 4 हाइड्रोजन एटम्स जो थे वो कम थे। तो यही 4 हाइड्रोजन एटम्स जो इसके अंदर से रिलीज़ हुए हुए थे, वो मिल के जो है, वो इसको क्या करवा देते हैं, इसको रिड्यूस करवा देते हैं पायरुविक एसिड को, और रिड्यूस करवा के इसको किसमें कन्वर्ट करवा देते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर। अब लैक्टिक एसिड के अंदर देखें ना, ये C 3 2 ज़र क्या होता है, 6, अच्छा 6 2 ज़र 12 और 3 2 ज़र 6, तो C6H12O6 पूरा फ़ॉर्मूला पूरा है इसके अंदर। यहाँ पे तो हमारे पास 4 हाइड्रोजन कम थे ना, वही 4 हाइड्रोजन जो है जो निकले हुए थे वो NADH से जो है वो वापस इसके अंदर आ जाते हैं और इसके अंदर आके इसकी रिडक्शन करवा देते हैं और ये लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए यहाँ तक अब हमने ना इसको कंप्लीट कर लिया है अपने लेक्चर को, कि ग्लूकोज जो था सबसे पहले हमने देखा कि ग्लूकोज 6C से हमारे पास जो पायरुविक एसिड 3C बना, ये फर्स्ट फेज है जिसके अंदर ऑक्सीजन रिक्वायर्ड नहीं है। ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों के अंदर सेम होता है। अब अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी तो सेल एरोबिक रिस्पायरेशन की तरफ चला जाएगा। ये इसको हम जो है वो डिस्कस करेंगे अभी नेक्स्ट पेज पे, एरोबिक रिस्पायरेशन के स्टेप्स को। लेकिन अगर ऑक्सीजन प्रेजेंट होगी, ऑक्सीजन सॉरी एब्सेंट होगी, तो सेल किसकी तरफ चला, पायरुविक एसिड जो वो किसकी तरफ चला जाएगा, एनारोबिक रिस्पायरेशन की तरफ चला जाएगा, जिसको फर्मेंटेशन भी कहा जाता है। और एनारोबिक रिस्पायरेशन दो तरीकों से हो सकती है, कि या तो उसके अंदर अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हो जाएगी, जिसके अंदर हमने देखा कि पायरुविक एसिड अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट हो गया है, या उसके अंदर जो है वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन हो जाएगी, जिसके अंदर हमने ये देखा कि जो पायरुविक एसिड है वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। अच्छा, अब आगे ना फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस बताई हुई है। इसमें मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि इसकी इम्पोर्टेंस के ना आप 3 से 4 पॉइंट्स बना लें, जो भी आपको ईज़ी लग रहा है। खुद से मैं नहीं बता रही, मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ, खुद से बना लें, क्योंकि ये आपके पास शॉर्ट में भी आ सकता है कि फर्मेंटेशन की इम्पोर्टेंस डिस्कस करें। और लॉन्ग मैंने आपको बताया ना कि एनारोबिक रिस्पायरेशन के हमने जो 2 वेज़ पढ़े, ये आपके पास लॉन्ग आ सकता है कि राइट डाउन द फेजेज़ या वेज़ ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन या टाइप्स ऑफ एनारोबिक रिस्पायरेशन और अलोंग विद द इम्पोर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन। इस तरह से आपके पास लॉन्ग भी आ सकते हैं। तो उस टाइम पे भी आपने क्या करना है, एनारोबिक रिस्पिरेशन के आपने जो टाइप्स है वो बता देने, ये अल्कोहलिक और लैक्टिक एसिड वाली। बताने के बाद आपने इंपॉर्टेंस ऑफ फर्मेंटेशन की हेडिंग देके उसके कि आपने ना इस तरह से 3 से 4 पॉइंट्स बना के ना यूँ बुलेट्स में लिख देने हैं। तो तब आपके लॉन्ग में भी ये पूरा हो जाएगा, और अगर शॉर्ट आ गया तब भी आपने इस तरह से 3 से 4 पॉइंट शॉर्ट में लिख देने हैं। तो आपने इसके ना अपनी मर्ज़ी से कोई से 3 से 4 ईज़ी से पॉइंट्स बना लें। अच्छा, स्टार्ट से ये करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं है, वैसे कोई आगे से ये जो पॉइंट्स हैं ना, जो आगे मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी, इनमें से कोई 3-4 पॉइंट्स बना लीजिएगा। अच्छा, वो कह रहे हैं कि जो अर्थ की एनवायरनमेंट है ना, उसके अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं था शुरू-शुरू के टाइम में, जो बहुत शुरू-शुरू का अरसा था ना, जब बैक्टीरियाज़ वगैरह होते थे, तो उस टाइम पे ना अर्थ के अंदर फ्री ऑक्सीजन नहीं था। ऑक्सीजन जिस तरह आजकल फ्री ऑक्सीजन प्रेज़ेंट है ना, इस तरह नहीं होता था। तो जो अर्ली ऑर्गेनिज़म्स है ना, जो बहुत मिलियंस, बिलियंस साल पहले जो अर्ली ऑर्गेनिज़म्स थे, वो एनारोबिकली साँस लेते थे, यानी वो रिस्पिरेशन कैसे करते थे? बगैर ऑक्सीजन के करते थे, और इसी तरह से वो एनर्जी प्रोड्यूस करते थे। आज भी वो कह रहे हैं कि कुछ ऑर्गेनिज़म्स ऐसे हैं, जैसे कि बैक्टीरिया है, फंजाई है, यीस्ट वगैरह जो भी हमने ऊपर डिस्कस किया, वो एनर्जी किस तरह से प्रोड्यूस करते हैं? एनारोबिक रिस्पिरेशन से। और ऐसे ऑर्गेनिज़म्स जो एनारोबिक रिस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? एनएरोब्स कहते हैं। तो ये एनएरोब्स की डेफिनिशन आपने याद कर लेनी है, एनएरोब्स कहते हैं हम इनको। अच्छा, स्केलेटल मसल ऑफ ह्यूमन्स जो है, यहाँ से आपने कुछ ना कुछ पॉइंट्स इस तरह बना लेने हैं इम्पोर्टेंस के, कि स्केलेटल मसल जो है ह्यूमंस की, वो जब हार्ड वर्क करते हैं, अभी हमने ऊपर देख लिया, जब हार्ड वर्किंग एक्सरसाइज वगैरह या कोई बहुत हैवी वर्क हो रहा होता है, तो उस टाइम पे जो बॉडी की ऑक्सीजन सप्लाई है वो इतनी ज़्यादा नहीं होती कि वो उस पूरी रिक्वायरमेंट को जो वो फुलफिल कर सके, उस डिमांड पे पूरा उतर सके। तो उस टाइम पे जो स्केलेटल मसल्स है ना, वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन की तरफ चले जाते हैं, यानी स्केलेटल मसल्स के अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है ना, वो क्या करते हैं, वो एनारोबिक रिस्पिरेशन से एनर्जी प्रोड्यूस करवाना शुरू कर देते हैं। और वो कौन-सी एनर्जी होती है, वो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होती है, यानी वो पायरुविक एसिड्स को किसमें कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, लैक्टिक एसिड के अंदर कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं। अच्छा, आगे वो कह रहे हैं कि साइंटिस्ट जो हैं, उन्होंने फर्मेंटेशन किसकी फर्मेंटेशन को, फंजाई की और बैक्टीरिया की जो फर्मेंटेशन है ना, उसको यूज़ करके वो काफ़ी सारे यूज़फुल प्रोडक्ट्स भी बनाते हैं, जैसे कि अल्कोहल है, ब्रेड वगैरह बनती है, इससे चीज़, योगर्ट, एंटीबायोटिक्स काफ़ी सारी जो है वो बैक्टीरियाज़ और इनको यूज़ करके बन रही होती हैं। अच्छा, अब आगे वो कुछ एग्ज़ाम्पल दे रहे हैं कि जो फर्मेंटेशन है ना बैक्टीरिया की,
बैक्टीरिया के अंदर जो फर्मेंटेशन है उसको यूज करके योगर्ट एंड चीज बनाई जाती है। और जो यीस्ट की फर्मेंटेशन है, इस तरह आप देखें ना पॉइंट्स बना सकते हैं कि जब आप ये स्केलेटल मसल वाला एक पॉइंट बना लें, एक पॉइंट ये बना लें कि फर्मेंटेशन जो बैक्टीरिया की उसको यूज करके योगर्ट एंड चीज बनाई जाती है। एक पॉइंट ये बना लें कि साइंटिस्ट जो है वो बैक्टीरिया और फंजाई को यूज करके यूजफुल प्रोडक्ट्स बना रहे हैं। एक पॉइंट ये बना लें कि फर्मेंटेशन जो यीस्ट की है उसको ब्रूइंग इंडस्ट्री में और बेकिंग इंडस्ट्री में यूज किया जाता है। ब्रूइंग इंडस्ट्री कौन सी इंडस्ट्री होती है, जहाँ पे ना ब्रूज जैसे कि अल्कोहल वगैरह जो है और ये सब जो है वो बनाए जाते हैं, बियर वाइन वगैरह जो है वो बनाई जाती है, उससे हम कहते हैं ब्रूइंग इंडस्ट्री कहते हैं। और बेकिंग इंडस्ट्री जो है वो जहाँ पे ब्रेड वगैरह बनाई जाती है, ब्रेड को सॉफ्ट बनाया जाता है, तो यीस्ट जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करती है, जिसकी वजह से जो ब्रेड की जो डो होती है ना, जो ब्रेड ऐसे फूली फूली सी सॉफ्ट सॉफ्ट सी बनती है, वो इसी की वजह से बनती है। अच्छा, उसके बाद एक पॉइंट ये भी हो सकता है कि जो सोया सॉस है वो भी फंगस की फर्मेंटेशन से बनता है। जो सोया बीन्स को ना कुछ फंगाई होते हैं, एस्परगिलिस वगैरह एक फंगाई है उसका नाम है, और बैक्टीरिया वो सब मिलकर जो है उसको फर्मेंट करते हैं, और इस तरह से जो हमारे पास सोया सॉस जो है वो फंगस की फर्मेंटेशन से ही बनती है।